Hello बच्चों, let us read the question. The question says, what are the limitations of Rutherford's model of the atom? यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के limitations हमको बताने हैं। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसी के बेसिस पे उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो कई चीजें इनकी सक्सेसफुल थी, लेकिन इनका एक पोस्टुलेट में फंस गए थे, यानी इनका एटॉमिक मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। कैसे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, इन्होंने बताया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये पोस्टुलेट था, यानी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये रदरफोर्ड साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। लेकिन तब तक और भी डिस्कवरीज हो रही थी। तभी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक थियरी होती है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी एनर्जी को एमिट करेगा। इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी एनर्जी कह सकते हैं हम। एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। अब क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो उनका हर पॉइंट पे उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो उनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हर स्टेप पे चेंज हो रहा है, यानी उनमें एक्सेलरेशन होगा। अब चार्ज्ड पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ गया तो वो एनर्जी को एमिट करना शुरू कर देगा। इफ दिस वाज द केस, अगर एनर्जी एमिट होगी तो क्या होगा? वेलोसिटी घटती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, धीरे धीरे धीरे, और वो स्पाइरल पाथ में आता जाएगा, है ना। इफ दिस वाज द केस, यानी ये केस होता अगर कि एनर्जी इमिट होती, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड डिक्रीज कंटिन्यूसली। अगर एनर्जी एमिट करता जाएगा तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, कम होती जाती। और क्योंकि वो अट्रैक्शन में है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस अल्टीमेटली अल्टीमेटली न्यूक्लियस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को टोटली अट्रैक्ट कर लेता है अपने में, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए बचता ही नहीं,
तो उस एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, है ना? तो अगर ये केस होता कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता तो उनकी वेलोसिटी घटती है इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअसली, एंड फॉलोइंग स्पाइरल पाथ, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली गेट डिप्ड इनटू, न्यूक्लियस में जाके डिप हो जाता, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, एंड एटम वुड, और एटम पूरा कोलैप्स हो जाता है ना? अगर ऐसा होता तो होता है ऐसा। स्पाइरल पाथ कैसे फॉलो करेगा? मान लीजिए ये होता, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करेगा तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलेरेट होता, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता तो इसकी एनर्जी कम होती जाती, इसका पाथ छोटा हो जाता, छोटा होता जाता, छोटा होता जाता, और अल्टीमेटली क्या होता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने आप में अट्रैक्ट कर लेता, और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में डिप हो जाता, पूरे के पूरे एटम का एग्जिस्टेंस गायब हो जाता, यानी कोई भी चीज अपने जो प्रेजेंट फॉर्म में है ये ना होती। लेकिन ऐसा तो होता नहीं क्योंकि एटम्स आर हाईली स्टेबल, बट दिस इज नॉट द केस, एज एटम्स आर हाईली स्टेबल, क्योंकि एटम्स तो हाईली स्टेबल है, हर चीज अपने फॉर्म में है ना? यानी यहाँ पर गलती कर दी रदरफोर्ड साहब ने, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एटम्स स्टेबल होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार तो उनको अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल होते हैं, यही एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं कर पाए। यानी मेजर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल is that it could not explain स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही इनका मेजर ड्रॉबैक यानी मेजर लिमिटेशन बन गया। सो इस क्वेश्चन में हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन ही पूछा था, तो उनका जो मेजर लिमिटेशन हमें मिला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।